गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का सेकंड पार्ट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा किस प्रकार डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिसको एक सिंपल डायग्राम के द्वारा यहाँ समझाया गया है। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। रेप्लिकेशन जो है डीएनए अपनी कॉपी किस प्रकार से करता है, तो उन्होंने अपने अपने अलग कॉन्सेप्ट बताए या अपना एक अलग से व्यू बताया कि डीएनए इस प्रकार से भी रेप्लिकेट हो सकता है। हमने सिंपल तरीके से समझा पिछले टॉपिक में, उसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पार्ट फर्स्ट और सेकंड। वहाँ पर डीएनए के स्टैंड जो हैं वो प्रत्येक एक पुराने स्टैंड के ऊपर एक नया डीएनए का स्टैंड है वो बनता चला जाता है। एक 5-3 डायरेक्शन में बनता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा 3-5 डायरेक्शन में बनता है, जो 3-5 स्ट्रैंड पर बनता है, जो हमेशा 5-3 डायरेक्शन में ही बनेगा, लेकिन वो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है, जिसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जैसे ही रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है, ये ऊपर तक चलता चला जाता है ORI तक। जैसे ORI आगे बढ़ते चले जाएंगे तो नए नए रेप्लिकेशन होते चले जाएंगे और वास्ट में फिर नए डीएनए अपने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये डीएनए का रेप्लिकेशन जब पूरा होता है, हमने पिछले टॉपिक में समझा, तो ये नया स्ट्रैंड वो अलग रहता है और उसके साथ पुराना स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड वो जुड़ जाता है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर एक डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह से दूसरा स्ट्रैंड जो ये था, इसके साथ भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर नया न्यूक्लियोटाइड का चेन है वो बन जाती है और एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। ये तो था एक थ्योरी जो दी गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने को उस थ्योरी को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की भी। रेप्लिकेशन इस तरीके से भी होता है। फर्स्ट जो समझाया विज्ञानी उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो मूल डीएनए अपने आप को संरक्षित रखता है। इसको बोलते हैं संरक्षी प्रकार का रेप्लिकेशन या संरक्षी रेप्लिकेशन। तो इस रेप्लिकेशन में ये समझाने की कोशिश की कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। पेरेंट डीएनए अपने आप को सुरक्षित रखता है, जबकि नया डीएनए जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड नए बनते हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन या कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और पेरेंट डीएनए अपने आप को कंजर्व रखता है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो दिया डिस्पर्सिव। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, जो रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें कुछ टुकड़े जो होते हैं वो नए बनते हैं, कुछ टुकड़े पुराने जुड़ते चले जाते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इस तरह से पूरा होता है। तो ये भी वैज्ञानिकों ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, भी इस तरह से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ नेचर ऑफ डीएनए, ये समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि डीएनए का जो नेचर होती है वो इस टाइप से अपने आप को सेमी कंजर्व रखती है। एक डीएनए का स्ट्रैंड पुराना होता है और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो नया बनता है, और उस टाइप के रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मतलब कि एक डीएनए स्ट्रैंड पुराना और एक नया, मतलब कि अर्धसुरक्षी। एक डीएनए अपने आप को आधा बचा के रखता है पुराना, और उसके साथ नया डीएनए वो जुड़ जाता है। जहाँ पर ये डायग्राम के अंदर देखने कि ये दो पेरेंट डॉटर डीएनए बने। पेरेंट डीएनए इस टाइप से था, तो एक स्ट्रैंड जो था वो पुराना है, दूसरा नया है, जो इस टाइप के रेप्लिकेशन के प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो इस तरह से ये बहस चलती गई, लेकिन इन दोनों मोड को कोई भी वैज्ञानिक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए भी ये इस तरह से प्रूफ कैसे होगा, या इसको प्रूफ कैसे करोगे। तो ये दोनों रेप्लिकेशन के जो मोड थे वो पूरी तरह से इनकार कर दिए गए, उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन इस टाइप के नेचर को समझाने के लिए वैज्ञानिक आए मेसेल्सन और स्टॉल। मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, 1958 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर ये समझाने की कोशिश की कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। वहाँ पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होंगे, एक पुराने वाला होगा और एक नए वाला होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस्चीरिया कोलाई के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर किया। हम ये एक्सपेरिमेंट इस्चीरिया कोलाई का पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने हर्शी और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाने की कोशिश की और डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कन्फर्म बताया कि डीएनए वास्तव में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए ही बना होता है, या जो डीएनए जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल का प्रूफ किया था। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हमने और पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो बैक्टीरिया यूज़ किया
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया यूज़ किया, मेसेल्सन और स्टोल ने इस्चीरिया कोलाई यूज़ किया, और रसी और चेस ने भी बैक्टीरिया यूज़ किया। तो सभी बैक्टीरिया सेल क्यों यूज़ करते हैं, ये पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये फिर बता रहा हूँ कि बैक्टीरियल सेल जो होती है वो हर 20 मिनट में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेती है, मतलब कि हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल सेल के द्वारा नई प्रोगेनी प्राप्त हो जाती है। तो हमें नई प्रोगेनी यहाँ से यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट का वेट करना पड़ता है। 20 मिनट के बाद हमें कुछ जो करैक्टर हैं वो पता चल जाते हैं। उसके बाद यदि हमने इसकी नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करनी हो तो फिर 20 मिनट के बाद हम नई प्रोगेनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल का जो रिप्रोडक्शन रेट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने बैक्टीरियल सेल का यूज़ किया। अब मेसेल्सन और स्टोल ने किस प्रकार से इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल यूज़ किए, उन्होंने किस प्रकार ये प्रूफ किया कि ये इस्चीरिया कोलाई के अंदर की डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक इतना आप न समझे कि ये अलग अलग टाइप के मोड ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ये प्रोसीजर यदि आपको पूरा समझना है तो इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दे रखा है रेप्लिकेशन पार्ट 1 और रेप्लिकेशन पार्ट 2, वहाँ से आप इस प्रोसीजर को पूरा समझ सकते हैं। ये टॉपिक पहले हो चुका है अपना। उसके बाद ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ नेचर का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। नेक्स्ट में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ नेचर होती है। थैंक यू।